नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पुस्तक चर्चा में आज हम बात करेंगे एक लोक कथा संग्रह भूली बिसरी लोक कथाएं, जिसका संकलन शीला पांडे जी ने किया है। यह पुस्तक प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित है। 190 रुपये इसका मूल्य है और 118 पेज हैं। इसमें 19 लोक कथाएं शामिल की गई हैं। लोक जीवन से पाठकों को जोड़ने की सक्रिय पहल करते हुए लेखिका शीला पांडे ने आंचलिक लोक कथाओं का सरल सहज रूपांतरण किया है। ये कथाएं निश्चित रूप से पाठकों को भारतीय लोक साहित्य से जोड़ेंगी एवं उन्हें अपने ग्राम्य जीवन एवं लोक संस्कृति का परिचय देंगी। ये कथन है इस पुस्तक के प्रकाशक का। शीला पांडे जी ने इस कथा संग्रह के विषय में अपना संग्रह करने की जो कला है या जो उन्होंने प्रक्रिया अपनाई है, उसके विषय में उन्होंने लिखा है कि लोक कथाओं का कोई निश्चित उद्गम स्रोत नहीं उद्धृत किया जा सकता। श्रुति परिक्षेत्र और सांस्कृतिक जीवन में रचे बसे आत्माचरण के अनुगामी ग्रामीण लोक जीवन ने परंपरा में लोक कथाओं को जीवित रखा। किस्सा, कहानी और श्रुति परंपरा के माध्यम से पूर्वांचल के परिक्षेत्रों में विभिन्न हिस्सों में अनेकानेक पात्रों द्वारा ये कथाएं हासिल हुई। ये कथाएं श्रुति परंपरा के टूटने से दबी छुपी, भूली बिसरी, लुप्त प्राय होती हुई मुश्किल से खोजी गई हैं। सुदूर भीतरी अंचल जो विकास से अपेक्षाकृत रहित है, बहुतायत में दुर्लभ लोक कथाएं संजोते हैं। संकलन में कुछ अवधी भाषी क्षेत्र की भी लोक कथाएं संकलित की गई हैं। कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के पारंपरिक पर्वों और त्योहारों की उन लोक कथाओं का भी संग्रह किया गया है जो विशेष पर्वों पर कथा के रूप में सुनी और सुनाई जाती हैं। तो देखें, इस पुस्तक की बात करते हैं। आदि मानवों के सांकेतिक वार्तालाप से लेकर सभ्यता की ओर उन्मुख संस्कृति को संरक्षित करने व उसमें निहित आंतरिक तत्वों के उद्घाटन में लोक साहित्य की महती भूमिका रहती है। एक तरह से वह मनुष्य के जीवन का सृजनात्मक वार्तालाप है। मानव श्रम को रसमय बनाने के लिए व अपनी कल्पनाशीलता को आकार देने के लिए जो रूपक गढ़ता है, वही लोक साहित्य है। एक तरह से गांवों, चौपालों, खेत खलिहानों, चूल्हा चौकों और झोपड़ियों में कहीं सुनी जाने वाली गल्पें लोक साहित्य बन गई, जिससे पहेलियों, कहावतों, गीतों, वीर गाथाओं, आख्यानों और लोक कथाओं का विपुल भंडार बन गया और अपनी वाचिक परंपरा में निरंतर प्रहरवान है। परंतु इसका एक पहलू यह भी है कि इसकी धारा तथाकथित विकास या बाजारवाद के युग में न केवल क्षीण हुई है बल्कि समाप्त प्राय हो चुकी है, और जो लोक साहित्य अपने अंदर तमाम सभ्यताएं व संस्कृति को समेटे हुए उनका संरक्षण कर रही थी, आज उसको संरक्षित करने की आवश्यकता आ खड़ी हुई है। इस दिशा में सार्थक पहल शीला पांडे जी ने की है और उसका ही प्रतिफलन है कि उनकी कृति भूली बिसरी लोक कथाएं हम सबके सामने हैं, जिसमें कि उन्होंने 19 कथाओं का संग्रह किया है। ये सभी लोक कथाएं बहुश्रुत हैं, परंतु इन्हें हम अपनी स्मृत लोक से निष्कासित कर चुके हैं। बच्चों की दुनिया तो वैसे भी अब मशीनी हो चुकी है। हम यह भूल रहे हैं कि यदि हम यह चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे संस्कार, लोक व्यवहार, रीति रिवाज और परंपराएं अपनाएं, तो हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उन्हें इन सब चीज़ों से परिचित कराएं। ये लोक कथाएं यही कार्य करती हैं। इनके माध्यम से बच्चे परिवार का महत्व जानते हैं, बुजुर्गों का आदर करना सीखते हैं, छोटों से हिल मिलकर रहना सीखते हैं और उनकी कल्पनाशीलता को एक विस्तार मिलता है। शीला जी की यह कृति इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनका प्रयास सराहनीय है। इस कहानी की पहली कहानी बकरी और बाघिन अवधी लोक कथा है। लेखिका ने
मूल कथा के साथ हिंदी पाठ भी दिया है। बाघिन और बकरी में बड़ी मित्रता है, परंतु बाघिन दोस्ती की आड़ में बकरी के बच्चे को खाना चाहती है। बकरी के तीसरे बच्चे खुरभुर ने अपनी चतुराई से न केवल अपने भाइयों को बचाया, अपितु बाघिन को धोखे से अपने ही पुत्रों का शिकार कर डालने को बाध्य कर देता है। यह कहानी एक और हमें यह सीख देती है कि संकट के समय धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें दोस्तों का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए। भोजपुरी लोक कथा महुआ एक मज़ेदार पहेली है, जिसमें 3 पहेलियां प्रकारांतर से बूझी जाती हैं और तीनों का उत्तर महुआ होता है। महात्मा खोखले रिश्तों की पोल खोलती लोक कथा है। कंजूस पुरोहित एक हास्य लोक कथा है। इस संग्रह की 2 कहानियां व्रत त्योहार के अवसर पर पढ़ी जाने वाली लोक कथाएं हैं। एक सोना धुवई, जो सोमवती अमावस्या के दिन कही सुनी जाती है। यह व्रत पति की दीर्घायु व मंगल कामना के लिए किया जाता है। और दूसरी ब्राह्मणी, जो पुत्र की दीर्घायु के लिए किए जाने वाले तिनछट्टी के पर्व पर कही सुनी जाती है। दयानंद भोले लड़के की कथा है, जो समय का मारा चोरों के गिरोह में शामिल हो जाता है और अपने भोलेपन में चोरों को पकड़वा देता है। अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती एक मज़ेदार लोक कथा है दयानंद। इसी प्रकार संग्रह की सभी लोक कथाएं विविध भावों व उद्देश्य के साथ संग्रहित की गई हैं। सबका जिक्र तो संभव नहीं है, परंतु एक लोक कथा जिसका शीर्षक है 3 कहानियाँ, इसके विषय में मैं अवश्य बताना चाहूँगी। ये कथा हमें यह सीख देती है कि यदि ये लोक कथाएँ सुनी सुनाई नहीं गईं तो ये कथाएँ नष्ट हो जाएंगी और कालांतर में बहुत पीड़ा होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन कथाओं का पठन पाठन करें, सुने और सुनाएं। यही उद्देश्य मुझे लगता है कि शीला पांडे जी का भी है। डॉक्टर नामवर सिंह जी का कथन है कि सब कुछ रचा जा चुका है, सब कुछ लिखा जा चुका है, सब कुछ सोचा जा चुका है। हम सिर्फ बासे को ताज़ा करते हैं, पुराने को नया करते हैं। उनका यह कथन सत्य ही है। हम उसी मिट्टी को फिर रौंद कर कुछ कुछ नया गढ़ते हैं, उनमें समय के इंद्रधनुषी रंग भरते हैं और भावी पीढ़ी को सौंप देते हैं ताकि हम अपने मूल्यों को बचा सकें। शीला पांडे जी की यह कृति भूली बिसरी लोक कथाएं इस उद्देश्य के निहितार्थ एक प्रभावी कदम है, ऐसा मेरा मानना है। सहज सरस प्रवाहपूर्ण भाषा में लिखी गई ये लोक कथाएं पाठक को कहीं रुलाएंगी, कहीं हंसाएंगी, कहीं गुदगुदाएंगी, कहीं सोचने को विवश करेंगी। लोक जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से पगी इस संग्रह की सभी लोक कथाएं साहित्याकाश को एक नए आलोक से प्रकाशित करेंगी। इस बहुपयोगी कृति हेतु मैं लेखिका शीला पांडे को बधाई देती हूँ। और अब मैं इस संग्रह की एक लोक कथा, छोटी लोक कथा का पाठ करूँगी, जिसका शीर्षक है पुआ। एक हास्य लोक कथा है जिसमें जीवन के अनुभव को बहुत ही सहज ढंग से समाहित किया गया है। तो लोक कथा कुछ यूँ है कि गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में केवल पति पत्नी ही थे। उन्हें लोग पंडित और पंडिताइन कहकर पुकारते थे। पंडित और पंडिताइन की अपनी कोई औलाद नहीं थी। बावजूद इसके पंडित निहायत ही कंजूस थे। घर में पंडित की ही चलती थी। उनकी कंजूसी के चलते घर में कोई विशेष व्यंजन कभी न बन पाता। एक दिन पंडित जी का पुआ खाने का बड़ा मन हुआ। पुआ घी शक्कर आटे से बना मीठा पकवान जो उत्तर प्रदेश और बिहार में विशेष रूप से खाया जाता है। पंडित ने पंडिताइन से हुलस कर कहा, जरा पुआ बनाती तो खाया जाता। पंडिताइन बड़ी खुश हुई कि पंडित आज पुआ बनाने के लिए कह रहे हैं। वह रसोई में गई, आटा, घी और शक्कर लाकर पुआ बनाने की तैयारी करने लगी। पंडित यह सब देखकर बोले, अरे इतना सब नहीं, महंगा है, थोड़ा कम करो। पंडिताइन ने थाली से थोड़ा आटा बाहर निकाल दिया, फिर उसमें बाकी सामग्री मिलाने लगी।
तभी पंडित ने फिर टोका, थोड़ा बनाओ, महंगा है। पंडिताइन का चलता हाथ रुक गया। पंडित ने कहा, 5 पुए बनाओ। पंडिताइन ने 5 पुए बनाए। पंडित और पंडिताइन सारे काम निपटाकर भोजन करने बैठे। पंडित ने पंडिताइन से कहा, मैं इतनी मेहनत से कमा कर लाता हूँ, 3 पुआ मैं खाऊंगा, 2 पुआ तुम खाओ। पंडिताइन ने कहा, इसे बनाने, पकाने और तैयार करने में सारी मेहनत मैंने की है। नहीं, 3 पुआ मैं खाऊंगी, 2 पुआ तुम खाओ। 2 पुए पर कोई भी राजी न हुआ। 3 पुए पर ही दोनों अड़ गए। पंडित ने कहा, अच्छा, पुआ खाने की एक शर्त होगी, जो अब पहले बोलेगा उसे ही 2 पुए खाने पड़ेंगे। देखते ही देखते झगड़े के बाद अब वहाँ सन्नाटा पसर गया। न पंडित कुछ बोले, न पंडिताइन मुंह खोले। पंडित ने बड़ी अक्ल से शर्त लगाई थी कि औरत जात कब तक चुप रहेगी, यही पहले बोलेगी, इसलिए 2 पुए तो यही खाएगी। दोपहर हो गई थी, लेकिन पंडिताइन ने अभी तक मुंह न खोला था। पंडित और पंडिताइन एक दूसरे को विभिन्न भाव भंगिमा में देखते, लेकिन उनमें से बोलता कोई नहीं। शाम होने लगी। इस बीच गांव के कई लोग आए। पंडित और पंडिताइन से कुछ कहने और सुनने की कोशिश भी की, परंतु उन्हें कोई जवाब नहीं मिला था। पंडित और पंडिताइन चुप से चुप, जस के तस, कोई झुकने को तैयार नहीं। आने जाने वाले बड़े फिराक में कि आज पंडित और पंडिताइन कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। यहाँ पंडित और पंडिताइन दोनों ने एक ही हठ ठान लिया था कि 3 पुए तो वे ही खाएंगे, इसलिए अब बोलने की कोई गुंजाइश शेष न बची। दोनों जने एक दूसरे को आंकते, भापते और नापते रहे थे, लेकिन कब तक? अब तक पंडित और पंडिताइन की बहस इशारों में बदल चुकी थी। पंडित अपनी 2 उंगली पंडिताइन को दिखाते, पंडिताइन 2 उंगली पंडित को दिखाती। इशारे में दोनों एक दूसरे से कह रहे होते, 2 पुए तो तुम्ही को खाने पड़ेंगे। शाम हो चुकी थी, लेकिन दोनों में से कोई भी कमजोर नहीं पड़ा था। वे दोनों अंदर आकर बैठ गए थे। पंडित के पेट को अब भूख ने आकर तगड़े से दबोच लिया था, लेकिन 3 पुए खाने की आस उनसे अब भी नहीं छूटी थी। पंडित पंडिताइन के पहले बोलने का इंतजार करते रहे। पंडिताइन ने भी 3 पुए खाने की तीव्र इच्छा बरकरार रखी थी, वह भी टस से मस न हुई थी। रात हो गई, दिया बत्ती करके उजाला कर दिया गया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पंडित और पंडिताइन अभी सन्नाटा खींचे बैठे रहे थे। बीच बीच में वे दोनों एक दूसरे को अब सिर्फ कनखियों से देख लेते। भूख के मारे दोनों में अब इससे ज़्यादा कुछ कर पाने की ताकत भी शेष नहीं बची थी। पंडित और पंडिताइन आंखों में 3 पुए की तस्वीर बिठाए निढाल से आकर सोने वाले कमरे में बैठ चुके थे। कमरे का दरवाज़ा दोनों ने अंदर से बंद कर लिया था। पुए की लालच में दूसरे समय का भी भोजन छोड़ चुके पंडित और पंडिताइन के शरीर में अब हिलने डुलने की भी ताकत शेष नहीं थी। वे वैसे ही जमीन पर बिस्तर को पकड़े पूरी रात बैठे रह गए थे। रात में जाने कब लुढ़क पड़े पंडित और पंडिताइन जमीन पर गिर पड़े थे। रोज सवेरे ही पंडित और पंडिताइन उठ जाते थे। घर में से खटर पटर की आवाज़ बाहर जाने लगती थी। पिछले दिन ही लोगों ने पंडित और पंडिताइन का अजीबोगरीब व्यवहार देखा था। आज उनके घर में से कोई आवाज़ भी बाहर नहीं आ रही थी। गांव वालों को पंडित और पंडिताइन की चिंता हुई। वे सब पंडित के घर आ धमके। घर का दरवाज़ा बंद था। घर के कमरे का भी दरवाज़ा बंद था। आवाज़ लगाने पर दरवाज़ा खोलने भी कोई बाहर नहीं निकला था। गांव वालों को कुछ अनहोनी घटित हो जाने की शंका हो आई। उन सब ने बाहर का दरवाज़ा तोड़ दिया। सब भीतर घुस आए। पंडित और पंडिताइन दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ से आंख खोल चुके थे, लेकिन मुश्किल ये कि दोनों में से कोई बोले कैसे। जनता आंगन में पहुंचकर कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। पंडित और पंडिताइन सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। दोनों जनों ने अब आंख बंद करके मुंडी लटकाकर बैठे रहने में ही अपनी भलाई समझी। गांव वाले कमरे का दरवाज़ा तोड़कर भीतर घुसे तो पंडित और पंडिताइन को आंख बंद किए बैठे बैठे लुढ़के देखा।
एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, ये दोनों तो बैठे बैठे मर गए, अब इनका क्रियाकर्म कौन करेगा। बस फिर क्या था, गांव वाले पंडित और पंडिताइन पर श्रद्धा रखते थे, इसलिए क्रियाकर्म करवाने को पूरा गांव तैयार हो गया। पंडित और पंडिताइन ने अभी भी अपना मुंह नहीं खोला था। गांव वालों ने बांस की 2 टिकटी बनाकर दोनों को एक एक पर लाद कर लिटा दिया। पंडित ने मन ही मन सोचा, अब तो ये हम सबको जिंदा ही जला देंगे। पंडिताइन तो कुछ बोल ही नहीं रही है। दूसरी ओर पंडित का दिमाग यह भी घूम रहा था कि अगर मैं पहले बोला तो 3 पुए पंडिताइन खा जाएगी। पंडित ने देखा, पंडिताइन सन्न मारे आराम से लेटी थी। गांव वालों में से कई लोगों ने मिलकर पंडित और पंडिताइन का जिंदा शव अलग अलग खटिया पर अपने कंधों पर लाद लिया। दोनों जिंदा लाशें एक बराबर पर आदमियों के कंधों पर अगल बगल कदम बढ़ा रही थी। दोनों शवों के आगे आगे कुछ लोग बोलते हुए चल रहे थे, राम नाम सत्य है। पंडित का दिल दहलने लगा, अब तो ये सब मुझे फूंक डालेंगे। दोनों जिंदा लाशें शमशान घाट पर पहुंच गई थी। पंडित का कलेजा धड़ कर मुंह को आ गया। अचानक पंडित लेटे लेटे जोर से बोले, अरे दुष्ट जिद्दिन, 3 पुए तू ही खा ले। कंधों पर टंगा मुर्दा बोल रहा था। सब लोग कंधों पर से लाश की खटिया गिराकर भाग गए। पंडित अचानक कंधों पर से धड़ाम से नीचे जमीन पर आ गए थे। पंडित को नीचे धड़ाम से गिरता देख पंडिताइन अपनी खटिया पर उठकर बैठ गई। लाश को उठकर बैठा देख पंडिताइन को ढोने वाले लोग पंडिताइन को भी कंधे पर से नीचे पटक कर भाग गए। पंडिताइन भी नीचे जमीन पर अपनी चोट सहला रही थी। दोनों जने कराहते हुए उठे और घर की ओर चल दिए। 3 पुए कौन खाएगा, इसका फैसला हो चुका था। तो दोस्तों, है ना मज़ेदार लोक कथा। अवश्य ही आपको पसंद आई होगी। और इसी के साथ ये बातचीत का कार्यक्रम हम स्थगित करते हैं। अगले सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ हम फिर मिलेंगे। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवश्य अवगत कराएं, हमें मेल करें, हमें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया दें, लाइक करें। हम फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।